मिस्टर संदीप कुमार पाटिल, प्लीज स्पीक। आपकी बात धन्यवाद। आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज स्पीक। नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज। धन्यवाद चेयर सर। प्लीज। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और इस सभा का स्टिक टू योर टाइम। वी हैव 46 स्पीकर्स टुडे। प्लीज। इस सभा का धन्यवाद करता हूं मैं। ऑनरेबल चेयर सर, हमने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का बहिष्कार किया था। आपने मुझे 6 मिनट का समय दिया है। 6 मिनट पे मैं आपको बताऊंगा आपके माध्यम से देश को मैंने नहीं दिया, प्लीज, कि कैसे ये पूरा जो अभिभाषण है उस पे कोई विजन नहीं है, ये पूरी तरीके से खोखला है। आप किसी भी सरकार के कार्यकाल को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उनका विजन क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। इसमें एक भी विषय पर कोई विजन दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिखाई देता है पिछले 10 सालों में तो वो दिखाई देता है गुड़, गोबर, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये सारी बातें। प्रधानमंत्री के मुख से ये शोभा नहीं देता, लेकिन यही विजन है। आप कार्यकाल में किए गए सारे कार्यों को देखेंगे तो विजन से ये खोखला दिखता है, पर एक चीज से भरा हुआ है, वो है घृणा, क्रोध और अहंकार। इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं होता ऑनरेबल चेयर सर, और प्रजातंत्र में तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं होता। अहंकार के वृक्ष पर सिर्फ विनाश का फल लगता है। 400 से 240 आने में समय नहीं लगा ऑनरेबल चेयर सर। ऑनरेबल चेयर सर, कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक विषय को यहां रखना चाहता हूं, वो है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के कारण ही आज भारत है। ऑनरेबल चेयर सर, प्रजातंत्र का सबसे प्रमुख आधार चुनाव होता है, और किस तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चुनाव कराने वाली संस्था, चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव में अगर आप निष्पक्षता नहीं रखेंगे, अगर आप न्यूट्रलिटी नहीं रखेंगे, तो आप चुनाव निष्पक्ष कैसे कराएंगे? अगर चुनाव में लगने वाले पैसे पर कोई रोक नहीं रहेगा तो एक आम आदमी इस देश का कैसे चुनाव लड़ेगा? एक तरफ अरबपति खरबपति चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ एक साधारण आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया। इलेक्टोरल बॉन्ड में 55% पैसा चंदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसके अलावा 33 ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी से जिन्होंने पैसे दिए, उसमें से 75% पैसा बीजेपी को जाता है। ये चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को गया, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये देश के सामने नहीं है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहां पर निष्पक्षता लाए, पारदर्शिता लाए? ऑनरेबल चेयर सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार की तरफ से बात आती है, वो कहते हैं कि इसको हम रिवाइव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को स्ट्रक डाउन होने के बाद आप रिवाइव करने की बात करते हैं, और फिर प्रजातंत्र कहा है ये सिलेक्टिव इमरजेंसी लगी हुई है देश में। और मैं आपको स्पष्ट करूंगा, अगर ये सिलेक्टिव इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए, खरीदी बिक्री का जो 11 सरकारें चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 11 सरकारें बनाई हैं। आप नाम ले सकते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यू नेम इट। 11 सरकारें चुनाव हारने के बाद, ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है ऑनरेबल चेयर सर? ऑनरेबल चेयर सर, इसमें चौथा पक्ष आपको देखना पड़ेगा, जेल का। आज से पहले तक चुनाव में जेल का कोई रोल नहीं होता था। कोड लगने के बाद अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है चुने हुए, उनको जेल भेजा जाता है। कोड लगने के बाद ऑनरेबल चेयर सर, कोड लगने के बाद जेल भेजा जाता है। आप सामने से चुनाव नहीं लड़ सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हो, उससे काम नहीं बनता है। सरकार खरीदने की, धमकाने की कोशिश करते हो, काम नहीं बनता है। जब काम नहीं बनता है तो आप जेल में डाल रहे हो। चुनाव की प्रक्रिया में ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश में ये जेल कहां से आ गई? तो ये सिलेक्टिव इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? अगला मैं अगर आपको बात रखूं एग्जीक्यूटिव का, तो जितने आईपीएस आईएएस हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी भावना से देश के लिए पढ़ाई करते हैं कि मैं बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। उनके ऊपर आज अनड्यू प्रेशर इतना ज्यादा है, उनकी गलती नहीं है, इतना अनड्यू ज्यादा प्रेशर है। वो कहां से डिलीवर करेंगे चेयर सर? कहां से देश के लिए सेवा करेंगे? आप देखिए, सीबीआई और ईडी का अगर आप मोटो पढ़ेंगे, इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सीलेंस, इंपार्शियलिटी, ये ईडी और सीबीआई के मोटो है। आप इस पे एक भी काउंट पर अगर ये बता दे ऑनरेबल चेयर सर, ये पूरे देश और दुनिया के सामने है। आज तक ईडी और सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर पे जितने भी केसेस हुए, उसमें 95% ऑपोजिशन के थे। 95% ऑपोजिशन लीडर के ऊपर आपने ये केसेस किए। आप इंपार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सीलेंट, ये सारी किताब में रह गई ये सारी बातें।
आप जुडिशरी को लीजिए, जुडिशरी के 3 हिस्से ऑनरेबल चेयर सर, जुडिशरी इटसेल्फ, दूसरा एजेंसीज और तीसरा है कानून। आप पीएमएलए लेके आते हैं, आप उस पे सेक्शन 45 लेकर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्रक डाउन कर देता है, आप उसको रिवाइव करते हैं, आप रिवाइव करके पीएमएलए लेके आते हैं, उस पीएमएलए को आप हथियार बनाते हैं। आपने पीएमएलए को हथियार बनाया, सीबीआई और ईडी को अपना हथियार बनाया, आपके पास एक तरफ कानून भी आ गया, दूसरी तरफ एजेंसी आ गया। आप करो हमला विपक्षियों पर, एक एक करके जुडिशरी में जज का सिलेक्शन है, आप ये कहते हो कि जज के सिलेक्शन में इनको अपना सरकारी तंत्र चाहिए ताकि उसमें भी ये कर सके। संघीय ढांचे की अगर मैं बात करूं, दिल्ली को 100 एमजीडी पानी कम कर दिया गया, 28 लाख लोगों को पानी की कमी पड़ गई। क्या हमारा देश इस स्थिति पे आ गया है कि राजनीति के लिए हम पानी रोकेंगे? पंजाब के 8,000 करोड़ रुपए आप रख लेते हो, 26 जनवरी में झांकी नहीं लगाते हो। पंजाब दिन रात शहीदी दे रहा है ऑनरेबल चेयर सर, दिन रात शहीदी दे रहा है, देश का पेट पोस रहा है। 26 जनवरी में आप उसका झांकी नहीं लगा सकते, धिक्कार है ऐसी परिस्थिति को। ऑनरेबल चेयर सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि क्रोध, अहंकार, इसका परित्याग करो। भगवान राम और रावण में एक ही अंतर था, भगवान राम और रावण में एक ही अंतर था। ऑनरेबल चेयर सर, भगवान राम और रावण में एक ही अंतर था कि राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अहंकार छोड़ते हैं, मिलकर काम करते हैं, देश बनाते हैं, बहुत काम है। इस तरीके से आपका पतन सुनिश्चित है। 400 से 240, अगली बार ईश्वर साक्षी है, इतने हाय और इतनी बद्दुआएं लगेंगी कि ये 40 आते आते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू।